नमस्कार, जो कहेंगे सच कहेंगे। मैं हूं सचिन। एनसीईआरटी की 8वीं की सोशल साइंस की किताब में करप्शन इन जुडिशरी का चैप्टर अब हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि एनसीईआरटी की यह किताब जहां भी हो, जिस हालत में हो, उसे वहीं जब्त कर लो। आम जनता तक यह किताब पहुंचनी नहीं चाहिए। जिसने ये चैप्टर जोड़ा है, जिसने ये चैप्टर जोड़े हैं, उनके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला बनता है और तुरंत कोर्ट ने कहा कार्रवाई करो। जब कोई ज्यादा धूर्त बनने लगता है तो उसका क्या हश्र होता है, उसकी एक बानगी सुप्रीम कोर्ट ने दिखा भी दी और कायदे से समझा भी दिया कि ज्यादा उड़ो मत। 8वीं क्लास के बच्चों को करप्शन इन जुडिशरी पढ़ाओगे, खुद को पाक साफ बताओगे और न्यायपालिका को बदनाम करोगे, बच्चों की पीढ़ियां दर पीढ़ियां खराब करोगे। जहां न्याय मिलता है उस पूरी संस्था को करप्ट बताओगे। ऐसा सोचने वालों की पूरी मंशा पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया। कोर्ट ने इस मामले को बड़ा गंभीरता से लिया। छोटा मोटा अपोलॉजी का यह मामला कोर्ट ने नहीं समझा। कोर्ट ने यह समझा कि इसमें कहीं न कहीं कोई सोची समझी साजिश है। इस बहुत बड़े षड्यंत्र के तहत इंस्टीट्यूशन को बदनाम करने का एक प्रयास किया गया है। तो इसलिए जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो लोग भी दोषी पाए जाते हैं, उनके खिलाफ गंभीर एक्शन होना चाहिए। माननीय सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी भी सामने थे कोर्ट के। उन्होंने भी कहा कि ये साधारण मामला नहीं है, ये बहुत ही गंभीर मामला है। इसलिए जो भी दोषी लोग हैं उनके बारे में हम पता करेंगे, सारा रिकॉर्ड देखेंगे और उसके बाद जो दोषी हैं उनके खिलाफ गंभीर एक्शन लिया जाएगा। करप्शन इन जुडिशरी चैप्टर वाली ये किताब देश भर के आउटलेट से हटाई जाएगी। गलती से जिसके पास भी हो उसे जब्त किया जाएगा और किसी भी कीमत पर जनता से दूर रखी जाएगी। जिसके भी दिमाग में ये चैप्टर जोड़ने का ख्याल आया, उसके खिलाफ अदालत की अवमानना का मुकदमा चलेगा। दोषियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। ये बिल्कुल गलत है कि कोई सुनियोजित कैलकुलेटिव मूव है एग्जीक्यूटिव का जुडिशरी को बदनाम करने का। आपको हिंदुस्तान की प्रैक्टिकल सिचुएशन को, हालात को समझना चाहिए। हमारे ऑफिसेज में डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के, डिफरेंट आइडियोलॉजी के ऑफिसर्स काम करते हैं। किसी ने अपनी रंजिश के कारण से उसको लगा कि करप्शन है, उसके साथ कभी किसी ने जजों के नाम के पैसे ले लिए होंगे तो उसको लगता है कि करप्शन है और ये चैप्टर इंक्लूड कर दिया। ये लैप्स है उन सीनियर ऑफिसर्स का जिनकी ड्यूटी थी उस कमेटी का, जो एक कमेटी सब्जेक्ट्स की जो चैप्टर्स को फाइनलाइज करती है सिलेबस के, उन्होंने इस चीज को ध्यान से नहीं देखा। दे फेल्ड इन परफॉर्मिंग देयर ड्यूटी, जो उनको करनी चाहिए थी। फैसले में सर इसको क्रिमिनल कंटेम्प्ट मानते हुए शो कॉज नोटिस किया गया है 2 अधिकारियों को। आपको लगता है कि इससे तह तक पहुंचने में आसानी होगी? निश्चित तौर पर। और चूंकि माननीय तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल खुद इसमें वो आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हम जो लोग दोषी हैं उनको हम पकड़ेंगे, उनको जो रिस्पॉन्सिबल हैं उनको सामने लाएंगे, फोरम पे लाएंगे और जो एक्शन होगा वो लेंगे। तो मुझे लगता है कि इसमें जो रियली जो लोग कल्प्रिट हैं वो पकड़े जाएंगे। क्या सिर्फ 2 अधिकारियों का ये फैसला है? क्या देश की शिक्षा नीति से ये जुड़ा मुद्दा नहीं है? क्या बिना सरकार की जानकारी के ये चैप्टर जोड़ा गया? सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री भी सामने आए और वही कहा जिसकी सबको उम्मीद थी। हम न्यायपालिका का अत्यंत आदरपूर्ण सम्मान करते हैं। जो भी हुआ वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उसके लिए व्यक्तिगत तौर से और सरकार की ओर से खेद प्रकट करता हूँ। जैसे ही मेरे को पता चला 2 दिन पहले, एनसीईआरटी को मैंने तुरंत निर्देश दिया, सारे किताबों को विड्रॉ किया जाए, उसको रद्द किया जाए। हमें कोई मंशा नहीं है, कोई उद्देश्य ही नहीं है हमारी संवैधानिक व्यवस्था में न्यायपालिका को अवहेलना करना। जो भी न्यायपालिका ने कहा, जो भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को आदेश दिया है, उसको पूर्णतः पालन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री जी, ये सिर्फ चैप्टर भर जोड़ देने का मामला नहीं है, ये सोच का मामला है। जिन अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है, क्या ये उनकी सोच है
या फिर कहीं एक थिंक टैंक है जिसका काम ही है अलग तरीके से सोचना, जिसका दूरगामी असर हो। कांग्रेस उस थिंक टैंक को गिरोह बता रही है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में न्यायपालिका को लेकर किए गए आलोचनात्मक उल्लेखों पर सुप्रीम कोर्ट का आक्रोश जायज है। दरअसल पिछले एक दशक में जिस तरह एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तकों को दोबारा लिखा गया है वो शर्मनाक है। यह आरएसएस की कुत्सित और दुर्भावना से प्रेरित कार्य है। असल में इस पूरे गिरोह की जांच होनी चाहिए। यह तो हुई सियासी चश्मे से चीजों को देखने की बात, लेकिन जानकार मानते हैं कि इस चैप्टर का धीरे धीरे असर पीढ़ियां दर पीढ़ियों में होती और बच्चों के मन में न्यायपालिका को लेकर गलत धारणा बन जाती। हमने कभी नहीं सुना किसी भी, हम अपने आप लॉ स्कूल में पढ़े हैं, इंस्टीट्यूशन में पढ़े हैं, हमें हमेशा ये सिखाया जाता है क्या करना चाहिए, क्या चीज गलत है उस तरीके से नहीं, बट व्हाट इज राइट टू डू, गो टुवर्ड्स दैट डायरेक्शन, और वो भी वैल्यू सिस्टम में। किसी इंस्टीट्यूशन को टारगेट करके नहीं बोला जाता था कहीं भी। दिस इज नेवर बीन द केस ऑफ एजुकेशन एंड शुड नेवर बी। और ये जुडिशरी के ऊपर एक तोहमत जो लगाई गई है वो भी एक पूरे मास स्केल पे, मास स्केल है। दीज आर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स है। इट इज टोटली रॉन्ग। जब सरकार बदली और मैंने शिक्षा से सेवानिवृत्ति ली तो नए मंत्री जी ने मुझे बुलाकर कहा जो कुछ एनसीईआरटी ने लिखा है किसके कहने से लिखा है। मैंने कहा एनसीईआरटी ने अगर किसी के एक के कहने से लिखा है तो वो डायरेक्टर एनसीईआरटी है। इसमें किसी मंत्री का कोई योगदान नहीं है, न किसी का दबाव है, न कभी होता है, न एनसीईआरटी के चैप्टर्स मंत्री के पास जाते थे कभी अप्रूवल के लिए, न मंत्रालय उसमें कोई इंटरफियर करता था। तो मैंने कहा था कि एक एक शब्द का जिम्मेदार अगर कोई है तो डायरेक्टर एनसीईआरटी है। अब फटाफट ये बता देना जरूरी है कि 8वीं क्लास के सोशल साइंस की किताब में ऐसा क्या लिखा है जिस पर सवाल है। एनसीईआरटी ने 8वीं क्लास की किताब एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 2 में द रोल ऑफ द जुडिशरी इन आवर सोसाइटी चैप्टर के अंदर करप्शन इन द जुडिशरी का टॉपिक जोड़ा गया, जिसमें जजों से निष्पक्ष रहने की उम्मीद जताई गई और यह भी कहा गया है कि अगर जज गलत करते हैं तो फिर उन्हें हटाने का अधिकार संसद के पास है। जानबूझकर पूर्व चीफ जस्टिस वीआर गवाई के एक कोट को चुना गया जिसमें वो कहते हैं कि करप्शन के बहुत सारे मामले न्यायपालिका के बारे में दायर होते हैं जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब एनसीईआरटी में कोई चैप्टर कैसे जुड़ता है वो फटाफट समझ लीजिए। 3 कमेटी होती है, पाठ्य पुस्तक निर्माण समिति, समीक्षक समिति, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम और शिक्षण अधिगम सामग्री समिति। सूत्र बता रहे हैं कि इन कमेटियों को भी गाइडेंस कहीं और से मिलता है। अलग थिंक टैंक होता है जिसमें शिक्षाविद होते हैं जिनका बैकग्राउंड अलग अलग होता है। उनका बैकग्राउंड क्या है ये समझने के लिए एनसीईआरटी की किताब से जुड़े कुछ मुद्दे बताने जा रहे हैं। बस ठीक से सुनिए, जवाब आपको मिल जाएगा कि कैसे थिंक टैंक काम करती है। एनसीईआरटी ने क्लास 6 से 12 तक के छात्रों के लिए भारत विभाजन पर 2 विशेष मॉड्यूल जारी किए। इन मॉड्यूल्स में भारत विभाजन के लिए मुख्य रूप से 3 को जिम्मेदार ठहराया गया, जिन्ना, कांग्रेस और लॉर्ड माउंटबेटन। जब कांग्रेस का नाम आया तो पार्टी ने इसका विरोध किया। जुलाई 2025 में मुगल काल से जुड़े अध्याय में बदलाव किया गया। बाबर और औरंगजेब के साथ अकबर को भी असहिष्णु करार देते हुए क्रूरता से जोड़ा गया, जबकि पिछली सरकारों के शासनकाल में अकबर को महान शासक बताया गया था। ये वानगी सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि कैसे सरकारें बदलती हैं तो फिर बच्चों की किताबों पर उस सरकार की सोच हावी होती है। ठीक वैसे ही जब सोच हावी होती है तो टकराहट भी बढ़ती है। सरकार और न्यायपालिका में टकराव किसी से छिपा नहीं। उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ। आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की बात आएगी, कागज दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज कहां से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट का एकमात्र उद्देश्य है शो मी द फेस विल शो यू द लॉ। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा यह है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। थोड़ा और ठीक से समझने के लिए एक और बयान सुन लीजिए। इस देश में जितने गृह युद्ध हो रहे हैं उसके जिम्मेवार केवल यहाँ के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना साहब हैं।
संविधान कहता है कि उसकी रक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है और उसके बारे में एक खास पार्टी के खास नेता का बयान समझने के लिए काफी है कि टकराव तो है। कोर्ट के फैसले को लेकर और कब कब क्या कहा गया है वो भी सुन लीजिए। The judges who have retired and retired judges a pension equal to their last drawn pay. Because the danger is greater, the desire of a post-retirement job influences pre-retirement judgments. It's a threat to the independence of judiciary. And once it influences pre-retirement judgments, it adversely impacts on the functioning of our judiciary itself. सियासत में कोर्ट के फैसले पर सवाल उठते रहे। जब भी सरकार सुप्रीम कोर्ट से असहज होती है तो जजों की नियुक्ति करने वाली कॉलेजियम सिस्टम पर ही सवाल खड़े करती है। इसी कमी को दूर करने के लिए सरकार नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी कमीशन NJAC लेकर आई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे? तुम नया कानून कैसे बना दिया? 3 महीना कहां से लेके आ गए कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब यह है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। इससे आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि टकराव तो है। तो क्या NCERT की किताब में करप्शन इन जुडिशरी का ये चैप्टर इसी सोच का नतीजा है? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सूत्र बता रहे हैं कि मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में NCERT की इस किताब का मुद्दा उठा था और प्रधानमंत्री ने कड़ी नाराजगी जताते हुए पूछा था कि इसको देख कौन रहा है। दिल्ली से दिव्या अग्रवाल और कुमार गौरव के साथ संजीव त्रिवेदी, न्यूज़ 24। अगली खबर का रुख करते हैं। सियासत में आजकल लगता है चोर सिपाही का खेल चल रहा है। जैसे ही राहुल गांधी सरकार के काम पर सवाल उठाते हैं, बीजेपी सीधे नेहरू पर पहुंच जाती है। प्रधानमंत्री मोदी को जैसे ही कॉम्प्रोमाइज्ड कहते हैं, वैसे ही बीजेपी नेहरू, इंदिरा, राजीव को कॉम्प्रोमाइज्ड प्रधानमंत्री बताने लगती है। यह खेल पिछले 2 दिन से चल रहा है। आज बीजेपी के एजेंडे में सिर्फ नेहरू थे। राहुल भी गजब करते हैं। उनको भी पता है कि जितनी बार आज की बात करेंगे उतनी बार बीजेपी अतीत में जाएगी। राहुल बार बार ट्रेड डील पर पीएम को कॉम्प्रोमाइज्ड बता रहे, तो जवाब में बीजेपी को नेहरू याद आ रहे। मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को कि आप हिंदुस्तान और यूएस की डील को रद्द करके दिखा दीजिए। दम है तो करके दिखा दीजिए। ये नहीं कर सकते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं, मैं आपको बता रहा हूं, ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन पर अमेरिका का, ट्रंप का दबाव है। हिंदुस्तान को धोखा दिया है, यह सच्चाई है। 24 चला गया।
शुक्र है गिरिराज सिंह कैमरे के सामने आकर इस पर नहीं बोले, ना तो ना जाने क्या हो जाता। डर लगता है क्योंकि गिरिराज सिंह जब भी बोलते हैं सब उल्टा पुल्टा हो जाता है। यह हम ऐसे ही नहीं कह रहे, संसद के बाहर की एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसमें गिरिराज सिंह सरेंडर को सलेंडर बोल रहे हैं। अंग्रेज के बाहों में सलेंडर किया, ये नेहरू ने सलेंडर कर दिया अपने आप को। खैर छोड़िए, गिरिराज चचा नेहरू बोला जाता था उनको, चचा नेहरू। ही वॉज कॉम्प्रोमाइज्ड नेहरू। चचा कॉम्प्रोमाइज्ड, वो चचा नेहरू नहीं थे, वो चचा कॉम्प्रोमाइज्ड थे। 1954 में पंचशील समझौता होता है और पंचशील समझौते के जरिए नेहरू ने तिब्बत को चीन को गिफ्ट में दिया। आप सोच के देखिए, पंचशील के समझौते में चाचा नेहरू ने इतना कॉम्प्रोमाइज किया, चाचा कॉम्प्रोमाइज ने इस प्रकार काम किया देश के अहित में कि उन्होंने तिब्बत को चाइना को गिफ्ट में दे दिया। और 1951 से चीन अक्षय चीन में, इसको आज हम अक्षय चीन कहते हैं, वहां सड़क बना रही थी। यह नेहरू जी को भी मालूम था कि वहां सड़क बन रहा है। यानी नेहरू पर बीजेपी का आरोप है कि उन्होंने तिब्बत और अक्साई चीन को दे दिया। इतिहासकार मानते हैं दो बार ऐसा मौका आया जब दुनिया ने यूएनएससी की सीट भारत को ऑफर की, लेकिन नेहरू ने दोनों बार मना कर दिया। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यूएनएससी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भरसक प्रयास है कि उसमें हम स्थायी सदस्य परमानेंट मेंबर कैसे बने। एक समय था 1950 में अमेरिका ने, और 1955 में 50 में अमेरिका ने, और 55 में सोवियत संघ ने, यूएसएसआर ने ये प्रपोज किया था कि यूएनएससी में भारत को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। मगर नेहरू जी ने अपनी बहन विजया लक्ष्मी जी को चिट्ठी लिखा और कहा कि इससे चीन नाराज हो जाएगा एंड वी शुड डिक्लाइन द ऑफर ऑफ बिकमिंग अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएनएससी।
बीजेपी की ओर से देश के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही, वहीं इसका जवाब कांग्रेस की ओर से भी दिया जा रहा है। नेहरू जी प्रधानमंत्री नहीं है देश में। आज जो प्रधानमंत्री हम उससे सवाल पूछ रहे हैं। 1964 में जिनका देहांत हो गया उनसे सवाल पूछें, लेकिन जो आज प्रधानमंत्री है उनसे सवाल पूछो तो जेल हो जाती है। किसान, अग्निवीर जवान, पेपर लीक के शिकार नौजवान जो सड़क पर आता है ये उसको अंदर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सड़क पर आकर आईना दिखाना नरेंद्र मोदी को, ये नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त नहीं होता। नरेंद्र मोदी को समझ लेना चाहिए कि कोई भी तानाशाह ज्यादा दिन तक नहीं चलता। राहुल भी एआई समिट के दौरान जो प्रदर्शन हुआ था उसके बाद जो गिरफ्तारी हुई थी, प्रदर्शन करने वाले 3 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली और हिमाचल पुलिस अब सामने आ गई है। विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि कार्यकर्ताओं को छुड़ाने से लेकर के कोर्ट में पेशी और फिर दिल्ली पुलिस की गिरफ्तारी तक मामला पहुंचा। इस विवाद में दिल्ली पुलिस को करीब 24 घंटे तक शिमला में कानूनी दावपेच के बीच हिमाचल पुलिस ने उलझा कर रखा। तब जाकर दिल्ली पुलिस वहां से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर दिल्ली ला पाई। दिल्ली के एआई समिट के दौरान जिन 11 यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, उसमें से पुलिस ने 7 को पकड़ लिया। 8वें यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को गिरफ्तार कर लिया। इन 11 में से बाकी 4 को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की टीम हिमाचल के सोलन पहुंची। तब क्या हुआ वो देखिए। 8-11 बजे की एफआईआर की सर हमने, 8 बजे मेरी जांच रोक रहे हैं सर। फाइल लेके आइए, आपको एफआईआर दिखा रहा हूं सर। मेरी फाइल देखिए ना आप सर, मुझे मुल्जिम कोर्ट में पेश करने से रोक रहे हैं। आपको बोल आप ट्रांजिट। शिमला से 120 किलोमीटर दूर रोहड़ू के एक होटल से जैसे ही विरोध प्रदर्शन से जुड़े 3 कार्यकर्ताओं अरबाज, सौरभ और सिद्धार्थ को दिल्ली पुलिस उठाकर दिल्ली के लिए चली कि आगे नाके पर हिमाचल पुलिस ने रोक लिया। 8-11 बजे की एफआईआर की सर हमने, 8 बजे मेरी जांच रोक रहे हैं सर। फाइल लेके आइए, आपको एफआईआर दिखा रहा हूं सर। मेरी फाइल देखिए ना आप सर, मुझे मुल्जिम कोर्ट में पेश करने से रोक रहे हैं। आपको बोल आप ट्रांजिट। दिल्ली पुलिस जिन्हें साजिशकर्ता मान रही है, उन्हें राहुल गांधी बब्बर शेर बता चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस शासित राज्यों से दिल्ली पुलिस कांग्रेसी कार्यकर्ता को उठाकर ले जाएगी तो फिर वहां की पुलिस भी अपनी वफादारी दिखाएगी ही ना। ले लो सर, एक ले लो। मेरे पास 24 मैंने आपको मना किया सर, 24 घंटे का समय है, मैं कोर्ट में पेश कर दूंगा। रिमांड लीजिए, आप कोर्ट गए सर, 24 घंटे का मेरे पास समय है। आप कोर्ट गए थे सर, एक चीज बताइए, आप कानून जानते हैं ना सर? आप भी कानून जानते हैं ना? मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रांजिट रिमांड ले सकते थे ना आप पूरे दिन कोर्ट में, आपने क्यों नहीं लिया? आपने क्यों सर? दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच जो टकराव हिमाचल प्रदेश के शिमला में बीच सड़क पर दिखाई दिया, जो लोग आपस में कानूनी पाठशाला खोलकर आपस में एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि कानून जानते हैं ना,
सर 24 घंटे का समय है, मैं कोर्ट में अपने पेश कर दूंगा। रिमांड लीजिए, आप कोर्ट गए थे, सर 24 घंटे का मेरे पास समय है। आप कोर्ट गए थे? सर एक चीज बताइए, आप कानून जानते हैं ना सर? आप भी कानून जानते हैं। न हिमाचल पुलिस टस से मस होने को तैयार है, न दिल्ली पुलिस शिकार छोड़ने को तैयार है। 24 घंटे है मेरे पास, मैं कोर्ट में पेश कर सकता हूँ। मैंने आपको बता दिया, आप ट्रांजिट रिमांड ले सकते हैं। 24 घंटे हैं अभी भी मेरे। अभी सर 24 घंटे पूरे हो गए आपके पास है, आपके 24 घंटे पूरे हो गए। 24 घंटे पूरे हो गए। नहीं तो नहीं लेंगे, मेरे आपको रिमांड नहीं लेना है। खबर है कि पहले हिमाचल पुलिस ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया कि ये किडनैप करके आरोपियों को ले जा रहे हैं। किसी तरह दिल्ली पुलिस कोर्ट पहुंची। कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई। हम जा रहे हैं अभी यहाँ से, अभी टाइम हो रहा है 5-6 बजने वाले, अभी हम जा रहे हैं। ठीक है, सारी व्हीकल्स रिलीज कर दिए। थैंक यू। सोचिए, दिल्ली पुलिस एक दूसरे राज्य में घुसकर प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करने पहुंची, लेकिन किसी को कोई जानकारी नहीं दी गई। ऐसे में हिमाचल पुलिस ने जब दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई पर एफआईआर दर्ज की तो दो प्रदेशों की पुलिस के टकराव की तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई दी। 8-11 बजे की एफआईआर की सर हमने, 8 बजे मेरी जांच रोक रहे हैं सर। फाइल लेके आइए, आपको एफआईआर दिखा रहा हूँ सर। मेरी फाइल देखिए ना आप सर, मुझे मुल्जिम कोर्ट में पेश करने से रोक रहे हैं। हिमाचल पुलिस की इस कार्रवाई पर जब कांग्रेस नेता पवन खेड़ा से सवाल पूछा गया, तब उन्होंने अपनी गिरफ्तारी से लेकर श्रीनिवास और जिग्नेश मेवानी के साथ किए गए बर्ताव का हवाला दिया। गैर कानूनी तरीके से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की पुलिस जाती है, लोगों को उठाकर ले आती है। मेरे साथ भी असम पुलिस ने कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट ने आकर मुझे बचाया। ये हर बार ये हमारे श्रीनिवास जी के साथ हुई, हमारे जिग्नेश मेवानी जी के साथ हुई। तो ये गैर कानूनी तरीके से जिस तरह से राज्यों की पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये संविधान के खिलाफ है। लेकिन बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने शिमला पुलिस की इस कार्रवाई पर कांग्रेस को फिर से घेरा। हिमाचल की कांग्रेस की सरकार अब जो देश को बदनाम करने वालों को संरक्षण दे रही है, और जब उनको गिरफ्तार करने दिल्ली पुलिस जाती है तो उनको रोकती है। वहां पर ड्रामा रचा जाता है ताकि वो कांग्रेस के सगे तो हों, लेकिन उन कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई ना हो जिन्होंने देश को शर्मसार किया है। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। ये अपने आप का अकेला मामला नहीं। आपको दूसरी तस्वीर नोएडा के दिखाते हैं। ये देखिए, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की शिकायत पर बंगाल पुलिस नोएडा सुरजीत दास गुप्ता को पकड़ने पहुंची। नोएडा पुलिस को साथ लेकर गई। नोएडा पुलिस यहां पूरा सहयोग करते दिखती है, लेकिन तभी देखिए क्या होता है। हेलो हम किसी के बारे में कुछ भी या अमित दी पुलिस आर हियर फ्रॉम वेस्ट बंगाल पुलिस accompanied by नोएडा पुलिस and that tweet has been deleted also 2 days ago. भाई साहब उनको बताइए, ये बीजेपी के अमित मालवीय बोल रहे हैं। फेज 2 थाना फेज 2 से है सर। ठीक है, आप कुछ करेंगे नहीं, आप वेट करिए इंस्ट्रक्शन का, ठीक है? जैसे ही पुलिस वालों ने बीजेपी के अमित मालवीय से बात की, नोएडा पुलिस के सुर ही बदल गए। आरोपी को छोड़कर बंगाल पुलिस को बैरन लेकर थाने लौटी और थाने से ही उसे बैरन बंगाल रवाना कर दिया। यहां भी खेला गया तेरी पुलिस मेरी पुलिस। सोलन से राजेश शर्मा के साथ वरुण सिन्हा, न्यूज़ 24 नोएडा।